Good morning, dear students. So, today we are going to ending our chapter which is on equality. Okay, so open at page number 12 because at page number 11 we have studied now. So now at पेज नंबर 12 तो देखिए हमने ये पढ़ लिया था कि लोग ही उन लॉज को फॉलो नहीं कर पाते हैं कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनके रिलीजन, उनके कास्ट को लेकर या उनकी पुअरनेस, रिचनेस को लेकर। ओके, तो लोग इस चीज़ की जो पहल है वो नहीं कर पाते हैं, आपस में ही वो इंडिविजुअली ही लोगों के साथ जो है भेदभाव करते हैं। तो इसमें देखिए वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इनमें परिवर्तन नहीं आ पा रहा है क्योंकि परिवर्तन जो है वो बहुत ही धीरे हो रहा है, इसीलिए ज़्यादा तेज़ी से देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों के साथ निरंतर डिस्क्रिमिनेशन होता जा रहा है, भेदभाव लोग कर रहे हैं। इवन दो पर्सन आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट लॉ, जबकि लोग जानते हैं कि भेदभाव जो है वो कानून के अगेंस्ट है, फिर भी वो कंटिन्यू लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, बुरी तरह से उन्हें ट्रीट करते हैं, चाहे वो बच्चे हों या जो भी, अगर SC ST कास्ट के हैं तो उनके साथ वो लोग मतलब कि बहुत ही बुरा ट्रीट उन्हें करते हैं। ओके, तो द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन, वो इसलिए मतलब चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या गरीब हो या अमीर हो, हमें उनके स्टेटस से उनको जज नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें अपने जैसे ही, उनकी फीलिंग्स और इमोशंस तो वैसे ही है ना, तो फीलिंग्स और इमोशंस के हिसाब से हमें उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए। ओके, इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर, ये तभी होगा जब लोगों के अंदर ये सोच, ये मेंटेलिटी आएगी कि कोई भी नीच नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, सब हमारे बराबर है। एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, और हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि उसे सम्मान मिले, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना किया जाए। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज, यही लोगों का एटीट्यूड जो है, यही हमारे इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में परिवर्तन लाएगा। इंडिविजुअल जब हम स्टार्ट करेंगे लोगों की रिस्पेक्ट करना, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम उनके साथ ट्रीटमेंट करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ अ कॉन्टीन्यूअस स्ट्रगल, हर कोई अब धीरे धीरे लगा हुआ है कि हमारी इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी इक्वलिटी की प्रोसेस बहुत तेज़ी से चले और लोगों में बिल्कुल भी दुर्व्यवहार ना किया जाए। एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड, हर कम्युनिटीज़ इस चीज़ के लिए अपना योगदान दे रही है कि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। जैसा कि देखिए BR अम्बेडकर ने बहुत ही कुछ अच्छी लाइन्स कही हैं, वो कह रहे हैं कि इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब ये बहुत ही बेकार होगा अगर हम किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करके उसे प्रेशराइज करें या उसे हर्ट करें, जैसा कि ये मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ उनकी कास्ट को बदलने के लिए वो ब्रोकर कह रहा था, तो ये बिल्कुल गलत था। तो हमें देखिए हर किसी को एक दिन ना एक दिन मर जाना है, क्योंकि सबके सब मॉर्टल हैं, इमॉर्टल कोई भी नहीं है। तो क्यों ना मरते दम तक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी एक जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करके जिए। भले ही हमें उस सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हुए बिता दे, बट उसके लिए हमें लड़ना चाहिए। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए हमेशा निरंतर स्ट्रगल करते रहना चाहिए। ये नहीं कि गिव अप करके आप कह दे कि नहीं चलो ठीक है, जैसा आप सब चाहते हैं हम वैसे ही हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हर व्यक्ति को, देश के हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है हर जगह। और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो है वहाँ तो हर कोई कैसे भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है, कितनी देर भी वहाँ टाइम स्पेंड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर हैं। अब देखते हैं क्या इंडिया बस में ये इश्यूज़ हैं या बाहर भी हैं। इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, ये जो इक्वालिटी का जो इशू है ये दूसरी डेमोक्रेसीज में भी है। देखिए कहाँ है। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री, आपको ये जान के शौक लगेगा केवल इंडिया बस डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, इन विच देयर इज़ इनइक्वालिटी एंड वेयर इज स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, जहाँ पे लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि सबके साथ इक्वालिटी जैसा ही ट्रीटमेंट हो, इनइक्वालिटी ना देखने को मिले। बट ऐसा नहीं है, केवल इंडिया स्ट्रगल नहीं कर रहा है, इंडिया के केवल SC ST के लोग या थोड़ा इन्फीरियर कास्ट के लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। द ट्रूथ इज, मेन सच बात तो ये है, द ट्रूथ इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, और भी ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ पे ये भेदभाव होता है, दुनिया के और भी ऐसे देश है। द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द
की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल, जहाँ पे कोई ना कोई कम्युनिटी स्ट्रगल करती ही रहती है अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करने के लिए, अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए। तो यही देखिए एक एग्जांपल है, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब यूएसए में जो अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो ब्लैक होते हैं, ओके, इनका कलर ब्लैक होता है। हुज एंसेस्टर, इनके एंसेस्टर को, इनके पूर्वजों को लाया गया था गुलाम बनाकर यहाँ ओवर फ्रॉम अमेरिका। कॉन्टिन्यूज टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टुडे, और यहाँ पे उनके लाइफ के बारे में बताया गया कि उन्हें भी बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट दिया जाता है, बहुत ही हमेशा उनके सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी डिग्निटी को हर्ट किया जाता है, जैसे कि यहाँ दलितों के साथ किया जाता है इंडिया में, वैसे ही वहाँ अफ्रीकन अमेरिकन के साथ ट्रीटमेंट किया जाता था बहुत ही बुरा। This despite the fact that there was a movement in the late 1950, वहाँ पे एक आंदोलन चला 1950s में, to push for equal rights, क्यों, सबको समानता के अधिकार दिलाने के लिए अफ्रीकन अमेरिकन को भी। Prior to this, African Americans were treated extremely unequally, क्योंकि हमेशा अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार, बहुत ही अनइक्वल बिहेवियर किया जाता था। थ्रू लॉ, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस, अगर कोई भी ब्लैक मैन या वहीं पे वाइट मैन, अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन जो कि ब्लैक है और जो अमेरिका का है वहाँ पे अगर वो गोरा है, तो अगर कोई ब्लैक मैन बस की सीट में बैठा है, अगर कोई गोरा आदमी आता है तो मतलब ऐसा कानून बनाया गया है कि ब्लैक मैन को वहाँ से उठ जाना चाहिए और गोरे मैन को सीट दे देनी चाहिए, ऐसा नियम था, जो कि बिल्कुल गलत था। ये कई सालों तक ये चलता रहा, ऐसा वहाँ का लॉ बनाया गया था। टू गेट अप फ्रॉम देयर सीट व्हाट व्हेन एवर अ वाइट पर्सन का, जब वाइट पर्सन आएगा तो ब्लैक पर्सन को अपनी सीट उसे ऑफर करनी है, दे देनी है। तो इसी तरह की एक लेडी थी रोज़ा पार्क्स, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन वूमेन थी, ठीक है। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे, पूरा दिन मेहनत करने के बाद वो बहुत थक गई थी और उन्होंने वो बस की सीट पे बैठ गई। जैसे एक वाइट पर्सन आया, उसने कहा कि उठो, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड अप। उन्होंने कहा कि मैं नहीं उठने वाली हूँ, मैं सीट नहीं दूंगी। रिफ्यूज़ टू गिव हर अप सीट ऑन अ बस टू अ वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर। उन्होंने 1 दिसंबर 1955 को उन्हें मना किया कि मैं सीट नहीं दूंगी, भले ही आप गोरे हो मैं काली हूँ, क्योंकि रोज़ा पार्क्स जो थी वो अफ्रीकन अमेरिकन थी, इसीलिए वो ब्लैक थी। हर रिफ्यूज दैट दे स्टार्टेड अ यूज, उनका जो मना करना था वो एक बहुत बड़ा विवाद बना और एक बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ से उठा कि हम ब्लैक हैं, ये हमारी गलती नहीं कि हम ब्लैक हैं तो हम सीट छोड़ के आपको दे दें। उन्होंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया। द अनइक्वल वेज, ये हमारे साथ बहुत ही बुरा अनइक्वल ट्रीटमेंट आप लोग कर रहे हैं, इन विच अफ्रीकन अमेरिकन, जिसकी वजह से अफ्रीकन अमेरिकन भी जो थे वो रोष में आ गए। एंड विच केम टू बी नोन, और जिसकी वजह से एक ये आंदोलन बन गया, कौन सा, सिविल राइट्स मूवमेंट, किनकी वजह से, रोज़ा पार्क्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने सीट देने से वाइट पर्सन को मना कर दिया था। द सिविल राइट एक्ट, और फिर सिविल राइट एक्ट कब स्टार्ट हुआ, 1964 में। प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें कि भेदभाव के खिलाफ एक्शन लिया गया है। बेसिस ऑफ रेस रिलीजन, जिसमें कि संपत्ति, धर्म या किसी भी नेशनल ओरिजिन की, आप इस देश के हैं, हम इस देश के हैं तो हमें ज़्यादा अधिकार है, आपको कम अधिकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कौन से एक्ट में, सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964। It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate school। और अब पहले तो ऐसा था कि अफ्रीकन अमेरिकन के जो बच्चे थे उनके लिए अलग स्कूल था और अमेरिकन जो वाइट पर्सन के बच्चे होते थे उनके लिए एक अलग स्कूल होता था, मगर अब ऐसा नहीं है। अब दोनों के दोनों जो अफ्रीकन अमेरिकन और ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं ये सब एक साथ पढ़ते हैं। अदरवाइज पहले तो अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, जैसे यहाँ दलितों के लिए गवर्नमेंट स्कूल, वैसे वहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल था जहाँ का कोई भी टीचर अच्छे नहीं थे, उनकी भी एजुकेशन ऐसे ही थी। मगर अब वहाँ पे सिविल राइट एक्ट जब से ये हुआ 1964, तब से वहाँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लोगों की मेंटेलिटी में भी डिफरेंस है। ओके, फ्यूवर्स फैसिलिटीज़, और ये अफ्रीकन अमेरिकन के लिए बहुत ही कम फैसिलिटीज़ हुआ करती थी, बहुत ही पुअरली क्वालिफाइड, वहाँ पे बहुत ही अच्छे टीचर्स नहीं थे पढ़ाने के लिए इनको, अफ्रीकन अमेरिकन के लिए। ओके, कंपेयर टू अ वाइट स्टूडेंट, जबकि वाइट स्टूडेंट्स जो थे वो काफ़ी अच्छी स्कूल में पढ़ते थे। ओके, और प्राइवेट स्कूल में जाते और लिव इन एरिया, और वो उसी एरिया में जो वाइट स्टूडेंट्स होते थे वो उसी एरिया में उनको घर वर मिलता था और उन्हीं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ काफ़ी अच्छे वेल एजुकेटेड टीचर थे। ओके, वेयर द गवर्नमेंट स्कूल आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल से अगर कंपेयर किया जाए तो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी काफ़ी एजुकेटेड थे और
काफ़ी अच्छा नॉलेज भी था उनका और काफ़ी नॉलेज उनको मिलता था वाइट स्टूडेंट्स को। ओके, तो इस तरीके से ये जो रोज़ा पार्क्स थी, इनकी वजह से ये सिविल राइट मूवमेंट हुआ जो कि 1964 में इनको पूरी तरह से लागू हो गया। तो इस तरीके से ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वेलिटी वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड नाउ। आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिल चुके हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। तो इसके 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों क्वेश्चन आप तैयार कर लें, फिल इन द ब्लैंक्स बीच से ही आएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे कल से अपना यूनिट 2, ओके, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, थैंक यू।